नमस्कार दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, जिसमें कि हमने पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। अब इस वीडियो में हम नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज कहते हैं। इस काल का जो टाइम पीरियड है वो 8000 से लेकर 6000 BC तक का माना गया है। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है। यो क्यों बताया है, इतना मतभेद इतिहासकारों में इसके टाइम पीरियड को लेकर क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि नव पाषाण काल क्या है। नव पाषाण काल को ही देखिए कृषि क्रांति का काल या वैज्ञानिक क्रांति का भी काल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मैं पूरा पाषाण काल आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बहुत विस्तृत ढंग से आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल जो है वो संज्ञानात्मक क्रांति का काल है। संज्ञानात्मक क्रांति का काल का मतलब है कि इस समय मनुष्य पहली बार सोचने वाला प्राणी के रूप में इसका विकास होता है। वो अपने दैनिक दिनचर्या के लिए जो है अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब वहीं अगर हम मेसोलिथिक एज को देखेंगे तो यहाँ मनुष्य एक कदम आगे बढ़ करके पशुपालन के बारे में देखता है। पशुओं को पालता है, अपने पशुओं के बीच में उसका जीवन व्यतीत होने लगता है। वो पशुओं को अपने आजीविका का सहारा बना लेता है। लेकिन अगर हम वहीं नव पाषाण काल को देखेंगे तो नव पाषाण काल में पहली बार मनुष्य कृषि की उपयोगिता को समझता है। पहली बार कृषि उत्पादन में जो है मनुष्य लिप्त होता है और कृषि के लिए ही वह तमाम तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक क्रांति का काल कहते हैं। घर बनाने में, अपने शिकार करने में, कृषि करने में वो तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे हम वैज्ञानिक क्रांति का भी काल कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि नव पाषाण काल या नव पाषाण काल का नामकरण कैसे हुआ। तो एक प्रश्न आता है कि नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो नव पाषाण काल का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबक ने किया था और इनकी बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कि नव पाषाण काल खंड का नामकरण किसने किया था। तो नव पाषाण काल खंड का नामकरण जॉन लुबक ने किया था और अपनी बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि नव पाषाण काल को पाषाणिक क्रांति किसने कहा था। तो नव पाषाण काल को पाषाणिक क्रांति गार्डन चाइल्ड ने कहा था। और यहाँ पे 3 बुक का रेफरेंस आता है, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया या प्री हिस्ट्री ऑफ यूरोप या फिर मैन मैक्स हिमसेल्फ। ये तीनों बुक ही अगर ऑप्शन के तौर पर दे तो आप इसे चुन सकते हैं। तीनों बुक का रेफरेंस हमें देखने को मिलता है जिसमें कि उन्होंने नव पाषाण काल को पाषाणिक क्रांति कहा है। अब हम देखते हैं कि नव पाषाण काल की विशेषता क्या है। तो नव पाषाण काल की विशेषताओं में अगर हम देखें तो यहाँ पहली बार कृषि का विकास होता है। मनुष्य पहली बार जो है कृषि की महत्व को समझता है। मनुष्य ने पहली बार यह देखा कि किस तरीके से अगर हम बीज बोते हैं तो फसल का विकास होता है और फसल को किस तरीके से फिर स्टोर किया जाता है। तो यानी कि अगर कृषि का विकास हो रहा है तो आप देखेंगे कि मनुष्य जो है परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगा। परमानेंट सेटलमेंट की तरफ क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर मनुष्य कहीं भी कृषि करता है तो उसे फसल को बचाने के लिए वहाँ रुकना पड़ेगा लंबे समय के लिए, उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। और हार्वेस्टिंग का मतलब है कि वो एक टाइम पीरियड जो उस फसल को देगा उस फसल के इर्द गिर्द ही रहेगा, यानी वहीं झोपड़ी बना के रहेगा, कहीं अगल बगल जल संसाधन होगा। तो यानी मनुष्य अब धीरे धीरे जो है परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वह कृषि कर रहा है। मनुष्य पहली बार इसी कालखंड में उपभोक्ता से उत्पादक बनता है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है हंटर गैदर्स के लाइफ जीता है। मध्य पाषाण काल में वो जानवरों को लेकर के चारों तरफ घूमता है। लेकिन पहली बार यहाँ पे मनुष्य जो है फसलों को उपभोग के बजाय उत्पाद कर रहा है फसलों का। ठीक है, पहले सिर्फ मात्र मनुष्य उपभोग करता था, फसल जो मिली कहीं फल फूल मिला, जुटाया, खा लिया, बस इतना ही जीवन था। लेकिन पहली बार मनुष्य उत्पाद कर रहा है फसलों का। इसलिए हम इसे कहेंगे कि मनुष्य पहली बार उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ बढ़ रहा है। स्थायी निवास मैंने आपको बताया कि परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब उसे फसल को बचाने के लिए रुकना पड़ेगा, जानवरों से उसको हार्वेस्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जो है स्थायी निवास की तरफ बढ़ रहा है। इसी कालखंड में हमें आवासीय संरचना भी देखने को मिलेगी। आवासीय संरचना का मतलब है कि जैसे अभी हम देखेंगे मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ में हम देखेंगे कच्ची ईंटों से घर बन रहे हैं। तो मनुष्य आवासीय संरचना की तरफ बढ़ रहा है, वो घर को मजबूत बना रहा है, इस तरह का घर बना रहा है जिससे कि वह प्राकृतिक विपदाओं से बच सके। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें गांव का विकास देखने को मिलेगा कि मनुष्य क्या करेगा कि अब जो है कम्युनिटी में रहना शुरू करेगा। जब कम्युनिटी में रहेगा तो वो खेती करेगा, जल के अगल बगल रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गांव का विकास होने लगेगा। एक जगह पर मनुष्य जब ग्रुप में रहने लगेगा तो धीरे धीरे घरों का विकास होगा और उससे फिर धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश यानी कि गाँव का विकास होने लगेगा। इसी कालखंड में हम देखेंगे मृदभांड का विकास होगा। और मृदभांड इस कालखंड में हमें हाथ और चाक दोनों के मिलते हैं। चाक का मतलब है जिससे पॉटर्स जो है पॉटर्स व्हील जिसको कहते हैं, तो मनुष्य जो है उससे भी जो है अब तमाम तरह के मृदभांड बना रहा है। और मृदभांड क्यों बना रहा है, क्योंकि उसे अब फसल को संरक्षित करना है तो मृदभांड बनाएगा। उसमें तमाम तरह के वो भोजन को पकाएगा, अपने भोजन खाद्य सामग्री को खाने के लिए, खाद्य सामग्री को बचा करके रखने के लिए भी वो मृदभांड का इस्तेमाल करेगा। और यहीं हमको व्यापारिक संरचना भी देखने को मिलती है। यानी कि अब ये आप समझिए कि मनुष्य खेती कर रहा है, खेती करेगा तो
उसके पास जो है फसल होगी, और फसल को वो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, यानी कि मृत भांड का उपयोग करेगा। और जब अधिशेष उत्पादन होगा, यानी ज़्यादा जब उत्पादन होगा, तो वो मनुष्य क्या करेगा, उस उत्पाद को दूसरे जगह भेजेगा, किसी को बेचेगा, या हो सकता है बार्टर सिस्टम हो, ठीक है। तो इस तरीके से मनुष्य जो है, यहाँ पे हमें व्यापारिक संरचना भी देखने को मिलेगी। और अभी हम देखते हैं कि अगर व्यापारिक संरचना है, मनुष्य रह रहा है, एक कम्युनिटी में रह रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। कई जगह से हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य जो है तमाम तरह के आभूषण का इस्तेमाल कर रहा है, तमाम तरह के कल्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। और इस कालखंड की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इस कालखंड में हमें पालिशदार उपकरण मिले हैं। देखिए, पालिशदार उपकरण क्या है कि पालिशदार उपकरणों की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो हमने जब आपको पूरा पाषाण काल जब पढ़ा रहे थे, तो उसी समय पूरा पाषाण काल में हम उच्च पूरा पाषाण काल में आपको बताया कि पहली बार मनुष्य जो है, जब जिसको हम ब्लेड संस्कृति कहते हैं, वहाँ पे मनुष्य क्या करता है कि अपने औजार को और भी तीक्ष्ण बनाने के लिए वो क्या करता है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ता है। तो इनके जो उस समय कोर और फ्लेक थे, उनको रगड़ करके वो और धारदार हथियार बना रहा है, उपकरण बना रहा है, जिससे हम लोग ब्लेड संस्कृति में देखे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि इन्हें उस समय तो इस चीज़ का बोध नहीं था, हालांकि यह बोध इन्हें नवपाषाण काल में हुआ कि पत्थर पे पत्थर रगड़ने से पत्थर में एक अलग तरह का लश्चर आता है, चमक आती है। और इसी तरह चमकदार उपकरणों का विकास हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यानी शुरुआत वहीं से हो गई थी, और यहाँ पे आकर के हमें एक जो है पूरा एक उस तरह का उपकरण ही देखने को मिलता है कि वो चमकदार उपकरण बना रहे हैं, जिसमें कि एक अलग तरह की शाइन है, लश्चर है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि पालिशदार उपकरण का भी हमें प्रयोग देखने को मिलेगा, जो कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस कालखंड की। इस समय हमें हड्डी के औजार मिलेंगे, हल्के औजार, हड्डी के ज़्यादा धारदार और मजबूत हथियार देखने को मिलेंगे। इसी कालखंड में पहली बार मनुष्य पहिया का उपयोग समझता है। पहिया का उपयोग का मतलब है कि अब अपने काम को आसान बनाने की तरफ आगे आदमी बढ़ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैज्ञानिक क्रांति हुई है। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब क्या है कि मनुष्य अब धीरे धीरे अपने काम को आसान बनाने के लिए तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें कि पहिया भी उसका एक अहम हिस्सा है। पारलौकिकता का भी हमें साक्ष्य मिलता है कि मनुष्य जो आप देखें, कहीं से ताबीज़ मिला है, कहीं से किसी चीज़ का अंकन मिला है। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि लोहदा नाले से हमें एक माता देवी की मूर्ति मिली थी। यानी अब मनुष्य पारलौकिकता की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रकृति पूजा के बारे में आप बताएंगे कि मनुष्य जो है, आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो मृतभांड है, उस पर जो भी उसे चित्र मिल रहे हैं वो प्रकृति के मिल रहे हैं। कई जगह जो है हमें पेंटिंग्स मिली हैं पत्थरों पे, वो भी हमें प्रकृति की मिली है। यानी अब कहीं ना कहीं प्रकृति पूजा की तरफ भी मनुष्य बढ़ रहा है। और पितृसत्तात्मकता की तरफ बढ़ने का कारण क्यों है कि धीरे धीरे जो पावर है वो आदमियों की तरफ सेटल हो रही है, ठीक है। इसके भी तमाम प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ जो है विशेषताएं थी इस कालखंड की। और इसके बारे में आपको बता दें कि देखिए, अब इस कालखंड में व्यवस्थित पशुपालन होने लगा था। व्यवस्थित पशुपालन का मतलब क्या है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन हो रहा था, लेकिन व्यापक तौर पे नहीं हो रहा था। इस कालखंड में जब मनुष्य कृषि करने लगता है, तो वह जो है पशुओं को भी अपने पास रखता है, क्योंकि उसके पास चारे की व्यवस्था हो चुकी थी। वो चारे को भी समझ चुका था कि हम जब फसल काटेंगे तो मनुष्य पशुओं के लिए चारा भी हम जो है मुहैया करा लेंगे। तो इस कालखंड में हमें व्यवस्थित पशुपालन देखने को मिलता है। दूध, दही, घी का इस्तेमाल मनुष्य करने लगा था। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इसी कालखंड में अधिशेष उत्पादन होने लगा, तो अधिशेष उत्पादन का मतलब है कि हम अन्नागार, मृतभांड, इन तरह की चीज़ों का विकास होने लगेगा, व्यापार होने लगेगा, व्यापारिक संरचना बनने लगेगी। तो व्यापारिक संरचना भी हमको देखने को मिलती है। अब देखिए, जहाँ व्यापार होगा उसके इर्द गिर्द जो है क्षेत्र जो है धीरे धीरे क्या होगा, अर्बनाइज्ड होगा। तो हमें शहर का विकास देखने को मिलेगा। और अगर शहर का विकास देखने को मिल रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि वहीं पे फिर जो है जो व्यापारिक संरचना है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, जब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको एक चीज़ बताएंगे। उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की देन थी, मिस्र सभ्यता की देन थी, मेसोपोटामिया की देन थी। क्यों? क्योंकि उस समय तक आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस तरह के प्रेजेंट नहीं थे, हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो उन्हें लगता था कि एक बार शहरी सभ्यता कहाँ से आ गई, क्योंकि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो बहुत ही शहरी सभ्यता थी। उसमें सारे जो है लक्षण मौजूद थे, उनके जो ईंट थे। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे मेहरगढ़ में आप देखेंगे कि आयताकार जो है मिट्टी के भवन बन रहा है। अब इस समय जो मिट्टी के भवन बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, तो जो ईंट है वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ सुखा करके। और सिंधु घाटी आप सभ्यता में देखेंगे तो उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे गांव है, वहाँ जाके शहर हो जाएगा।
यहाँ आप देखेंगे कि व्यापारिक संरचना की शुरुआत में व्यापक तौर पे आपको जो है व्यापार देखने को मिलेगा। यहाँ पे उपकरण अभी छोटे छोटे, वहाँ आपको बढ़िया उपकरण देखने को मिलेंगे। बढ़िया वैज्ञानिक क्रांति आपको वहाँ समझ में आएगी कि उस किस तरीके से वैज्ञानिक उपकरणों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि अन्य इतिहासकारों ने कहा कि अन्य सभ्यताओं की देन थी, ऐसा नहीं था, वो क्रमिक विकास की देन थी। और वो क्रमिक विकास कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? इसी नवपाषाण काल से आपको देखने को मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी नवपाषाण काल से आगे बढ़ करके एक नई सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे विकसित हुई थी। तो उन इतिहासकारों का यह कहना कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं और की देन थी, वो उस समय तक इन चीज़ों से अवगत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। फिलहाल हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं जो कि बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहीं जो है अलग से किसी अन्य लोगों ने आकर के नहीं बसाई थी, वो हमारे यहाँ की ही विकसित रूप था। इसी नवपाषाण काल का विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिला था। चलिए अब हम इसके स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि आपको मैप पे इन स्थलों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें आपको मैं बता दूं कि मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान बोलन नदी के किनारे का स्थल है, तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ के ही आसपास एक दो और है, जैसे कि आप स्वात नदी घाटी, या फिर आप देखेंगे तो वहीं पे आप क्वेटा नदी घाटी देखेंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और भी स्थल जैसे किले गुल मोहम्मद, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, ये सब कुछ स्थल हैं। उनका हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्थल नहीं थे। मेहरगढ़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आता है, इसलिए हमने मेहरगढ़ को यहाँ पे आपके लिए ले रखा है। तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान प्रांत का बलूचिस्तान प्रांत में पड़ने वाला एक साइट है जो कि बोलन नदी के तट पे है। हम यहाँ देखते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आया है और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, हमें इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिला है, तो जब तक कि हमने लहुरा देव के बारे में नहीं जाना था तब तक हम यही मानते थे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें जो है मेहरगढ़ से मिला है, जो कि 7000 BC का है। वहाँ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले थे। और पूछा जाता था कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से मिले हैं, तो हम उसके लिए कोल्डिहुआ को मानते थे जो कि 6500 BC का था। लेकिन अब जो नए रिसर्चेज हैं वो यह बता रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक साइट है। यहाँ पे हमें जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लगभग 8000 से 9000 BC तक के हैं। यानी अगर अब प्रश्न आएगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम मेहरगढ़ ना बता करके अगर वहाँ पे ऑप्शन लहुरा देव है तो हम लहुरा देव को ही टिक करेंगे, और वह प्राचीनतम साक्ष्य गेहूँ का ना होकर के चावल का था। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना। अगर लहुरा देव नहीं दिया है तब वहाँ पे हम मेहरगढ़ को ऑप्शन के रूप में चुनेंगे, और अगर चावल के रूप में पूछता है तब भी हम लहुरा देव को ही चुनेंगे। अगर विकल्प में लहुरा देव नहीं दिया है तब हम कोल्डिहुआ को चुनेंगे। तो इस चीज़ को एकदम क्लियर रखना है कि अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तब भी लहुरा देव होगा, और अगर पूछेगा कि किस कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तो आपको चावल लिखना है। अगर लहुरा देव वहाँ पे ऑप्शन में है, तब नहीं है तब आप जो है मेहरगढ़ की तरफ देखेंगे। तो मेहरगढ़ से जो हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए गेहूँ, जौ, बाजरा, कपास। देखिए कपास ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कृषि का साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है कि कपास का मतलब है कि विश्व में पहली बार कपास का साक्ष्य अगर कहीं से मिला है तो मेहरगढ़ से मिला है। यानी पहली बार यहाँ पे वस्त्र उत्पादन की बात हो रही है। यानी मनुष्य पहली बार जो है वस्त्र का प्रयोग अगर कहीं उसके साक्ष्य मिलते हैं पूरे विश्व में तो वो हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कपास, अब कपास मिलेगा और यहीं पे आप देखेंगे कि हड्डी की बनी सुई भी मिलेगी, यानी कि वस्त्र उत्पादन हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखें तो आयताकार मिट्टी के भवन आपको बताया था हमने कि उस समय जो भवन बन रहे थे वो मिट्टी की ईंट बन रहे थे, और उन ईंटों को भट्टी में पकाया नहीं जाता था, उन ईंटों को सुखा करके और उनको उपयोग में लाया जाता था। और यही जो है मिट्टी के जो ईंट है या मिट्टी के जो भवन है वो आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि पक्के ईंटों के भवन बनने लगेंगे, 2 इमारती भवन बनने लगेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि वो जो है क्रमिक विकास की देन है। यहाँ पे आपको अन्नागार के साक्ष्य मिलेंगे, यानी अधिशेष उत्पादन। और देखिए इतिहास का मतलब होता है कि आप इतिहास की कड़ियों को जोड़ पाएँ, समझ पाएँ। जो जितना चीज़ों को समझ पाएगा वो इतिहास को उतने ही गहराई से समझ पाएगा। अगर मैं यहाँ अन्नागार कर रहा हूँ तो अन्नागार का मतलब सिर्फ अन्नागार ही नहीं है, अन्नागार का मतलब है मृतभांड का। आप करेंगे कि मृतभांड का जो व्यापक तौर पे जो है उपयोग होने लगा था। अन्नागार का मतलब है कि अधिशेष उत्पादन, अन्नागार का मतलब है कि व्यापारिक संरचना। तो हमें इन सब कुछ को समझना है। अन्नागार सिर्फ अपने आप में नहीं कि वहाँ से अन्नागार प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ तो इसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा वहाँ के समाज पे। तो इम्पैक्ट यही है कि वहाँ पे मृतभांड उत्पादन भी रहा होगा, वहाँ पे जो है व्यापारिक संरचना भी रही होगी, वहाँ पे अधिशेष उत्पादन भी रहा होगा, यानी कृषि व्यापक तौर पे हो रही होगी। तो यह सब भी हमें अपने आप से समझते चलना है। यहाँ पे हमें शल्य चिकित्सा की जो है कपाल एक सर है जिसपे हमें पता चलता है कि खोपड़ी है जिसपे शल्य चिकित्सा की गई है, यानी मनुष्य चिकित्सा की तरफ भी आगे बढ़ रहा है इस कालखंड में।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल खड़ी के आभूषण। अब आभूषण का मतलब यह है कि मनुष्य में सौंदर्य प्रबोधन का ज्ञान हो रहा है, मनुष्य सौंदर्य की तरफ जो है आकर्षित हो रहा है, यानी मनुष्य जो है अब सौंदर्य पे भी ध्यान दे रहा है। तो आभूषण, और आभूषण अगर है तो आभूषण सबके लिए तो प्राप्त होगा, मतलब सबके लिए एक समान तो होगा नहीं, यानी कि ऊंच नीच की भी भावना यहाँ पे कुछ ना कुछ रही होगी। ठीक है, इसी की तरफ आगे चलेंगे तो पहली बार यहाँ से हमें भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से ही हमें सबसे पहले भैंस पालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, और उसके बाद अगर आप देखें तो यहीं से हमें मृतभांड पे आप देखेंगे तो बर्तन पे पीपल के पत्ते, जो वहाँ मृतभांड प्राप्त हुए हैं, जो बर्तन प्राप्त हुए हैं मिट्टी के, उस पर हमें पीपल के पत्तों का अंकन मिलता है। यहीं से इसी को रोटी का, मेहरगढ़ को ही रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे व्यापक तौर पे गेहूं का उत्पादन जो है पाया गया है। तो इसका मतलब है कि इसीलिए इसको रोटी की टोकरी भी कहते हैं। यहाँ पे सांस्कृतिक निरंतरता, सांस्कृतिक निरंतरता का मतलब है कि मेहरगढ़ एकमात्र ऐसी बस्ती है जो कि हमें नवपाषाण कालखंड में भी, या यहाँ से हमें नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं और कांस्य युग के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम बस्ती है और यहाँ पे लगातार जो है संस्कृतियाँ डेवलप होती रही हैं, इसीलिए हमें सभी कालखंड के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण काल के भी, ताम्रपाषाण काल के भी और कांस्य युग के भी। यहीं से हम देखेंगे तो प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए। कच्ची ईंट, इनके बारे में मैंने बता ही दिया था आपको। हड्डी की बनी सुई, यह भी आपको बता दिया था कि यहाँ कपास की खेती हो रही है और हड्डी की सुई प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है कि वस्त्र उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्रगलन विधि। देखिए ये जो प्रगलन विधि है वो नवपाषाण काल की नहीं है, ये ताम्रपाषाण काल की है, यानी पहली बार मनुष्य जो है धातु के बारे में, धातु को गलाने के बारे में जान रहा है, उसके बारे में सीख रहा है, यानी यहाँ प्रगलन विधि के बारे में हमें पता चलता है। तो ये प्रगलन विधि नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है, ये ताम्रपाषाण काल की है, यहाँ से प्राप्त हुई थी, इसलिए मैंने आपको इसमें जोड़ के बता दिया है। और यहीं से हमें किसान और कारीगर की कब्र प्राप्त हुई है। अब कैसे पता चला कि किसान की कब्र है या कारीगर की कब्र है? क्योंकि कब्र में हमें कुदाल, फावड़ा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, यानी वो किसान की कब्र है। और कारीगर की कब्र यानी कि उसमें हम देख रहे हैं छेनी, हथौड़ी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है उसके कब्र में, यानी कि वो कारीगर की कब्र है। इससे इस बात का अंदाजा लगाएगा कि जो हमें कब्र मिली है उसमें जो औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें 2 कब्र मिली है, एक कब्र किसान की थी और दूसरी कब्र कारीगर की थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के साइट्स पे। तो उत्तर प्रदेश की अगर आप साइट देखेंगे तो पहली साइट जो है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा के बारे में अगर हम देखें तो कोल्डिहवा से आप देखेंगे कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कब के हैं? तो 6500 BC के हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया था। और चावल एक ओराइजा सटाइवा नाम का एक चावल होता है, उसका वैज्ञानिक नाम है। तो वही चावल हमें जो है 6500 BC में कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। लेकिन लहुरा देव जो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का है, वहाँ से 8900 BC में 8000 से लेकर के 9000 BC तक का हमें चावल के साक्ष्य मिले, यानी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? वो लहुरा देव से मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें घास फूस के घर मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के घर नहीं, घास फूस के घर बने हुए मिले हैं। यहीं से, यहाँ से भी हमें सांस्कृतिक अनुक्रम देखने को मिलता है। सांस्कृतिक अनुक्रम का मतलब है कि यहाँ से भी हमें अलग अलग संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ जो मृतभांड हमें मिला वो डोरी छाप मृतभांड कहा जाता है। डोरी छाप मृतभांड का मतलब क्या था कि ये लोग जब मृतभांड बनाते थे तो जब कच्चा मृतभांड होता था तो उसे कूस, एक प्रकार की घास होती है, उसके चटाई बना करके उस पर रखते थे। इस वजह से उस पर कुछ छाप पड़ जाते थे जो कि डोरी की तरह दिखते थे, इसीलिए हम इसे डोरी छाप मृतभांड भी कहते हैं। डोरी छाप मृतभांड कहाँ से पाया गया? तो हम यहीं का बताएंगे, कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगर हम दूसरी साइड देखें उत्तर प्रदेश की, तो वो है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से हमें कोई विशेष जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से हमें प्राचीनतम मृतभांड के अवशेष मिले हैं, बस इतना ही हमें जानना है। तीसरा अगर साइट आप देखें तो महागढ़ा है। महागढ़ा क्या है? महागढ़ा से हमें प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। यही से हमें धान और जौ के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हमें कुछ जो है उस कालखंड की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है, नौपाषाणी झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण साइट्स जो कि उत्तर प्रदेश की साइट्स थी। अब हम बात करेंगे बिहार के साइट्स की। बिहार में जो साइट्स पाए गए वो कौन कौन से थे? तो बिहार से हमें जो साइट्स मिली, चिरांद। चिरांद एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, इसके बारे में भी हमें जानते रहना है क्योंकि इससे प्रश्न लगातार आता है। चिरांद को अगर हम देखें तो चिरांद जो थी, यहाँ से हमें सार्वजनिक भोजनालय के साक्ष्य मिले हैं। कई चूल्हे मिले थे एक ही जगह से। इस आधार पे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है यहाँ पे सार्वजनिक भोजनालय की व्यवस्था रही हो। यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि में बेसिकली गेहूँ, चना, मसूर, मटर, और यहीं से हमें हड्डी और पत्थर के भी औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें हिरण सिंह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और यहीं से हमें अग्निकांड का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अग्निकांड का मतलब है कि वहाँ पे हमें कुछ जले हुए हड्डियाँ और कुछ जली हुई लकड़ियाँ मिली थी। इस आधार पे यह कहा जा सकता है कि वहाँ पे अग्निकांड हुआ होगा, इसी वजह से हमें प्रचुर मात्रा में लकड़ी और हड्डियाँ जली हुई मिली थी।
अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए बिहार की कुछ पॉपुलर साइट्स है, इसके बारे में हमें जान लेना है। साइट्स को क्यों जानना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं है ये, लेकिन इनके बारे में जानना है इसलिए कि क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि कौन कौन सी साइट्स बिहार की हैं, आप उसमें से आपको जो है एक उपयुक्त आंसर चुनना होगा। तो ABCD 4 साइट्स दिए होंगे, उसमें से बताना होगा कौन सी साइट्स बिहार की है, या पूछ देगा कौन सी साइट्स बिहार की नहीं है। तो अगर आप साइट्स को नहीं जान रहे हैं तो आप वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन साइट्स कहाँ कहाँ से पाई गई थी। तो अगर चिरांद के बाद अगर यहाँ देखें तो सेनवर, चेचर कुतुबपुर, इमलीडीह, बारूडीह, ताराडीह, मनेर और बैना यहाँ की बिहार के कुछ पॉपुलर साइट्स हैं जिसे कि हमें जानते रहना है। अब अगर हम असम की साइट्स को देखें तो असम में हम देखेंगे तो असम में हमें जो साइट्स जो पॉपुलर साइट्स प्राप्त हुई वो दार्जिलिंग हेडिंग है। दार्जिलिंग हेडिंग से हमें पालिशदार पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहीं से हमें चीनी मिट्टी की वस्तुएं, चक्की, मूसल, यानी चक्की मूसल का मतलब आप समझ रहे हैं कि चक्की का इस्तेमाल किया जाता था उस समय गेहूँ, यानी कि यहाँ अब देखिए चक्की का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो उस तरह की फसलें रही होंगी, यानी गेहूँ का उत्पादन रहा होगा, ठीक है। फिर मूसल, फिर यहाँ पे हमें जेडाइट पत्थर की छेनी मिल रही है, छेनी, ठीक है, कुदाल और इस तरह की चीज़ें हमें इस साइट से प्राप्त हो रही हैं। और अगर हम असम की साइट्स को देखें तो उसमें सरोतरी है और मारकडोला। ये मारकडोला क्यों इंपॉर्टेंट है, मारकडोला से हमें झूम कल्टीवेशन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। झूम कल्टीवेशन के बारे में आप जानते होंगे कि एक जगह खेती करने के बाद आगे बढ़ जाने की जो प्रक्रिया होती है ये झूम कल्टीवेशन के अंतर्गत आती है। तो मारकडोला से हमें झूम कल्टीवेशन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट आए कर्नाटक पे तो कर्नाटक में हमें कई सारी साइट्स प्राप्त हुई है और सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है। जैसे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है संगनकल्लू। संगनकल्लू से हम देखें तो यहाँ से हमें वृत्ताकार झोपड़ी प्राप्त हुई है। यहीं से हमें घर्षित पाषाण कुल्हाड़ी यानी पॉलिश्ड कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो लगभग मृदभांड हर साइड से प्राप्त हुए हैं। तो मृदभांड, अब इसको याद नहीं करना है कि मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमें जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ डोरी छाप मृदभांड प्राप्त हुए थे, वहाँ जो मृदभांड प्राप्त हुए थे उसमें जो है पीपल के पत्तों का अंकन था। तो ये हमें याद रखना है, मृदभांड तो हर जगह से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो जो यूनिक चीज़ है हमें बस उतना याद रखना है क्योंकि एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है राख के ढेर। देखिए कुछ साइट्स ऐसी थी दक्षिण में जहाँ पे कि हमें राख के ढेर मिले हैं। जैसे कि आप देख लीजिए संगनकल्लू हो गया, कुपगल हो गया, कोडक्कल हो गया, पलवाय हो गया, उतनूर हो गया, इन सभी जगहों से हमें राख के टीले मिले हैं। अब वो राख के टीले कैसे राख के टीले थे कि बड़ी मात्रा में हमें राख देखने को मिली। तो वो बताया जाता है कि वो जो राख थी वो क्योंकि यहाँ पे पशुपालन बड़ी मात्रा में हो जाता था तो उनके जो गोबर होते तो उन्हें एक जगह जुटा करके रखा जाता था और एक समय निश्चित समय के बाद उसमें आग लगा दिया जाता था। अब वो आग क्यों लगाया जाता था, ये क्यों इनके संस्कृति का हिस्सा था या फिर ये जानवरों को दूर रखने के लिए ऐसा करते थे या फिर ज़्यादा इकट्ठा हो जाने पर उसे ख़त्म करने के लिए डिकम्पोज करने के लिए जो है इस तरह का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें करते रहे होंगे। तो उसके पीछे का मेन रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये कई सारा मतलब बहुत दिनों का गोबर इकट्ठा हो जाने के बाद उसमें आग लगा करके उसे जला दिया करते थे। तो अगर पूछ दिया कि राख के टीले हमें कहाँ कहाँ से मिले तो आपको ये याद रखना है कि संगनकल्लू, बुधियल, उतनूर, कोडक्कल, कुपगल और पलवाय ये ऐसे साइट्स हैं जहाँ से हमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करें कर्नाटक के दूसरे साइड के बारे में तो है कुपगल है। कुपगल से हमें रॉक कला का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, पेट्रोग्लिफ इंग्लिश में कहते हैं रॉक कला को। तो देखिए वहाँ पे पत्थर है और पत्थरों पे कुछ कुछ चित्र का अंकन किया गया शिकार करते हुए जानवरों का, तो ये हमें कुपगल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहीं से हमें राख के टीले भी प्राप्त हुए हैं, तो इसे याद रखना है आपको। बुधियल बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह भी जो है यहाँ से भी हमें राख का टीला प्राप्त हुआ है। ये सभी जो है संगनकल्लू और आपके कुपगल और बुधियल ये सभी आपके आसपास के साइट्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के आसपास के साइट है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के पास के। इसके बाद अगर हम चौथी साइट को देखें जो कर्नाटक से प्राप्त हुई है तो वह मास्की, ये रायचूर जिला में है। यहाँ से हमें मृदभांड प्राप्त हुए और ये जो मृदभांड है ये मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के रहे हैं। यहाँ से हमें अलंकृत मोती मिला है। यहीं से हमें खंजर, तीर, कंकाल और अशोक के कालखंड में मास्की बहुत पॉपुलर यहाँ से हमें शिलालेख मिला है। तो ये अशोक के काल मास्की इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ से अशोक के कालखंड में हमें उसके शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो इसे भी इसलिए भी याद रखा जाता है। तो आगे जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बहुत ही पॉपुलर यहाँ से हमें अशोक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसकी चर्चा इतिहास में हमेशा की जाती रही है। तो इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया था, इसे आप याद रखेंगे इसी बहाने आपको यह भी याद रहेगा। ब्रह्मगिरी को अगर देखें तो ब्रह्मगिरी से हमें कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। यहीं से हमें आभूषण प्राप्त हुए थे। यहीं से हमें हस्त निर्मित बर्तन प्राप्त हुए थे। और उसके बाद कर्नाटक के अगर जो कुछ और साइट्स के बारे में देखें तो कर्नाटक के कुछ और साइट्स जो हैं वो हल्लूर,
टी नरसिंहपुर, कोडक्कल से भी हमें राग के टीले प्राप्त हुए थे, तेक्कलकोटा और पिकलीहल। ये कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण साइट्स थी। अब अगर हम कर्नाटक से आगे बढ़ें तो हम आंध्र प्रदेश की तरफ आएंगे। आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में हमें उतनूर को आप देखेंगे तो उतनूर से भी आपको राग के टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, पत्थर के औजार, मृदभांड। तो इन सब चीज़ों का हमें साक्ष्य जो है आंध्र प्रदेश के उतनूर साइड से प्राप्त होता है। पलवाय को देखेंगे तो पलवाय से भी हमें राग के टीले मिले हैं। और जो आंध्र प्रदेश की पॉपुलर साइट है वह नागार्जुन कोंडा। अब हम आगे बढ़ें तो तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु को अगर हम देखें तो तमिलनाडु में हम पय्यमपल्ली देखेंगे तो यहाँ से हमें कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं, दाल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं और मृदभांड मिलते हैं। मृदभांड की जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लगभग हर साइड से आपको नवपाषाण काल में मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा जो तमिलनाडु की जो पॉपुलर साइट्स है वो कौन सी है? बुत्तीनाथम है, आदिचन्नलूर है और बारगुर है और पहलवाड़ी है। इसी में उड़ीसा की एक दो पॉपुलर साइट्स है, उसे भी आप याद रखिएगा। उड़ीसा में कुचाई और गोलवई, ये दो पॉपुलर साइट्स है जो कि उड़ीसा से पाई जाती है। इसके आगे जब बढ़ेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को हमने सबसे आखिरी में लिया है क्योंकि यह सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है और इसके बारे में जानना अति आवश्यक है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ की जो दो साइट्स है बुर्जहोम और गुफकराल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कई बार प्रश्न इन्हीं दोनों साइड से पूछा जाता है, इसलिए हमने इसे आखिरी में लिया है। देखिए बीच बीच में हम आपको मैप भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, मैप को ड्रॉ करना है और जो साइट्स हमको पॉइंट आउट करना है। अब हम बात करें अगर बुर्जहोम की, तो बुर्जहोम को अगर आप देखेंगे तो बुर्जहोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन्म का स्थान या बुर्ज वृक्ष का स्थान। अगर हम बुर्जहोम की विशेषताओं को देखेंगे तो यहाँ से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे बुर्जहोम। अब कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य का मतलब क्या है कि मनुष्य ने कुत्तों को क्या बना लिया था? पालतू बना लिया था इस कालखंड तक। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस कालखंड में हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास का मतलब है कि ड्वेलिंग पिट्स, यानी मनुष्य जमीन के नीचे गड्ढे बना के रह रहे थे। क्यों? सर्दियों से बचने के लिए। इसके अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से भी हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यानी मनुष्य अब चिकित्सा की तरफ अग्रसर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें सर्वप्रथम मुर्गा पालन के साक्ष्य मिलते हैं। यही से हमें रॉक कला के लिए कुबगल से भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर अगर आप देखेंगे यही समय स्तंभ गर्त प्राप्त हुए। स्तंभ गर्त क्या होता है? झोपड़ी बना करके लकड़ी के खंभों पे झोपड़ी लगा करके रहने के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता था कि बुर्जहोम का उत्खनन किसने किया है? तो ये डिटेरा एवं पीटरसन ने किया था सर 1935 में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखना है कि बुर्जहोम का उत्खनन डिटेरा एवं पीटरसन ने किया था 1935 में। अब इसकी जो दूसरी साइट है वो है गुफकराल। गुफकराल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कुम्हार की गुफा। और यहाँ से हमें जो विशेषताएं मिली हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो हम देखेंगे कि यहाँ से हमें मिट्टी व हड्डी की चूड़ी मिली है। चूड़ी यानी सौंदर्य प्रबोधन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस कालखंड में हमें सौंदर्य प्रबोधन की भी जो है जानकारी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी व हड्डी की चूड़ी प्राप्त हो रही है। यहाँ से हमें सिलबट्टा प्राप्त हो रहा है। यहीं से हमें यानी कि खाना पकाने की जो कला है, वह खाना बनाने की कला का भी विकास हो रहा है। यहीं से हमें हड्डी का हसुआ हार्वेस्टर मिलेगा, यानी कि कृषि व्यापक तौर पे हो रहा होगा, तभी जो हड्डी के हसुए का इस्तेमाल किया जा रहा है, हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहीं से हमें हड्डी की सुई प्राप्त होती है। यहीं से हमें तकली, यानी हड्डी की सुई और तकली का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है वस्त्र उत्पादन के लिए यहाँ से भी जो है हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से हमें गर्त आवास प्राप्त हुए। तो गर्त आवास के बारे में मैंने बताया था कि ड्वेलिंग पिट्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से भी हमें अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी हमें आग की जली लकड़ी और हड्डी प्राप्त हुई, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अग्निकांड हुआ होगा। तो यहाँ से हमें कृषि एवं पशुपालन के भी व्यापक तौर पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ साइट्स थी नियोलिथिक एज की और उनकी विशेषताएं थी, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम से बार बार आते हैं और जिसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। एक चीज़ जो मुझसे छूट गई थी, मैं नहीं बता पाया था, वो आपको जानना जरूरी है कि अगर प्रश्न पूछता है कि नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किसने दी थी, तो नवपाषाण उपकरण की सबसे पहले खोज ले मेसुरियर ने की थी। और ये कहाँ की थी? टोंस नदी घाटी। टोंस नदी घाटी यमुना नदी की सहायक नदी की घाटी है। इसलिए अगर प्रश्न पूछे कि नवपाषाणिक उपकरण की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ले मेसुरियर ने की थी और उन्होंने इलाहाबाद के टोंस नदी घाटी में किया था। और अगर दूसरा प्रश्न पूछे कि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक उपकरण की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे आप नेवेलियन फ्रेजर को चुनेंगे। और अगर सिर्फ प्रश्न पूछता है कि भारत में नवपाषाणिक उपकरण की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम ले मेसुरियर ही थे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं हमें थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर भी समझना है। अब देखिए नवपाषाणिक काल को अगर आप देख रहे हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था
कि जब जॉन लुबाक थे, जॉन लुबाक ने जब पूर्व पाषाण काल का विभाजन किया था प्रागैतिहासिक काल का, तो उन्होंने 2 भाग में ही किया था, सिर्फ पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को उन्होंने चुना ही नहीं था, या उन्होंने द्वियुगी ही विभाजन किया था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दरअसल देखिए, आप विश्व में अगर आप देखेंगे तो वैश्विक परिदृश्य से हर जगह जो है चीज़ें एक साथ नहीं चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। आप कहीं देखेंगे तो पूरा पाषाण काल का जो है कालखंड अलग है, मध्य पाषाण काल का कालखंड अलग है, नव पाषाण काल का कालखंड अलग है। अलग अलग समय पे मध्य पाषाण काल किसी अन्य समय में हुआ, नव पाषाण काल किसी अन्य समय में। कहीं मध्य पाषाण काल लंबा चला है, कहीं जो है नव पाषाण काल लंबा चला है, कहीं जो है पूरा पाषाण के बाद सीधे नव पाषाण कालखंड आ गए। तो जब विश्व परिदृश्य आप देखेंगे तो चीज़ें स्थल के हिसाब से, जगहों के हिसाब से बदलती रहेंगी। भारत में ही अगर आप देखें तो भारत में अगर आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी, तो हमने बताया कि विंध्य पर्वत क्षेत्र में सीएल कार्लाइल ने की थी। और कब की थी? तो उनका जो कालखंड था वो 10,000 से 8,000 BC के लगभग था। वहीं अगर आप देखेंगे भारत में तो नव पाषाण काल, आप देख रहे हैं कि नव पाषाण काल, अब नव पाषाण काल की विशेषता क्या है कि नव पाषाण काल में हमें खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है कि यहाँ पशुपालन हो रहा है, खेती की जानकारी नहीं है। लेकिन जो लहुरा देव से हमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 9,000 BC से लेकर 8,000 BC तक में आप देखेंगे कि यहाँ कृषि हो रहा है। यानी कि एक जगह मध्य पाषाण काल है भारत में ही, कहीं मध्य पाषाण काल चल रहा है तो कहीं नव पाषाण काल चल रहा है। यानी कि विंध्य पर्वत क्षेत्र में अभी माइक्रोलिथिक उपकरण की खोज हो रही है, वहाँ पे अभी कृषि के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं आप अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो कृषि हो रही है। यानी भारत में जो दोनों चीज़ पैरेलल चल रही है। भारत में ही अगर आप देखेंगे तो कहीं मध्य पाषाण काल चल रहा है, कहीं नव पाषाण काल चल रहा है। तो इस चीज़ को हमको समझते हुए चलना है। सब चीज़ें एक समान रूप से हर जगह नहीं चल रही हैं। वैश्विक स्तर पर तो और ज़्यादा बदलाव है। कुछ प्रश्न इस तरह से भी बनते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा था। तो इसके लिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज गेहूं था। गेहूं या जौ दोनों आता है। अगर आएगा ऑप्शन जौ तो आप पहले जौ लगाएंगे, लेकिन अगर जौ नहीं होगा तब आप गेहूं को लगाएंगे। तो ये इसमें मतभेद है इतिहासकारों में कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा था। तो गेहूं और जौ दोनों दिया होता है। तो अगर जौ दिया है तो आप पहले जौ लगाएंगे, अगर जौ नहीं दिया तो आप गेहूं लगाएंगे। तब इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य में 9,000 BC में मध्य एशिया से मिलते हैं कि सर्वप्रथम बार जो खेती वहाँ से हुई होगी। उसके बाद अगर कुछ अन्य फसलों के बारे में अगर आप देखें तो चीन की यांगजी नदी क्षेत्र से हमें चावल 7,000 BC से मिला है। मक्का जो है, मक्का के प्राचीनतम साक्ष्य में मैक्सिको से मिले हैं जो कि 6,000 BC के हैं। वहीं अगर आप देखें तो बाजरा जो है 5500 ईसा पूर्व में चीन में उगाया जा रहा है। राई के प्राचीनतम साक्ष्य 5,000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। जई के 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में मिले हैं। तो ये कुछ साक्ष्य हैं जो कि अलग अलग जगहों पर। तो हम एक बात कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो मध्य पाषाण काल है वो कहीं कहीं पैरेलल चल रहा है। कहीं कहीं मध्य पाषाण काल हमें देखने को मिला ही नहीं है। जैसे भारत में ही हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अगर इस कालखंड के साथ चलेंगे तो 9,000 BC में जो है यहाँ पे जो खेती शुरू हो गई थी। और अभी बहुत सारे जो है मतलब एक्सकेवेशन होना बाकी है। तो हो सकता है अभी साक्ष्य में और चौंकाएं, कृषि जो है और लेट मतलब और अर्ली एजेस में हमें देखने को मिले। तो अभी बहुत चीज़ें आनी बाकी भी हैं। तो उस हिसाब से हम यह भी कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। इसीलिए जॉन लुबाक ने क्लासिफिकेशन जो है द्वियुगी किया था। फिर बाद में सीएल कार्लाइल ने जब देखा कि हमें माइक्रोलिथिक उपकरण मिल रहे हैं, छोटे औजार मिल रहे हैं, नियोलिथिक की वहाँ पे कोई विशेषताएं नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने एक नया कालखंड यानी मध्य पाषाण काल को जो है इंट्रोड्यूस किया है। तो इस चीज़ों को हमें समझते हुए चलना है। तो आज की वीडियो में हमने जो है पूरी तरीके से नव पाषाण काल को समझा। इसी के साथ हमारा जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो पूरा विशेषताएं थी वो हमने देख ली है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड अब हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे जो है हम ताम्र पाषाण काल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस वीडियो का आज हम यहीं अंत करते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।